जय हिंद। आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर 2 है खोटा लैंग्वेज, उसमें से बहुत सारा हम लोग को नाटक पढ़ना है। उस सारे नाटकों में से एक नाटक है चाबी काठी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस नाटक की हम लोग शुरुआत करते हैं। चाबी काठी का अर्थ होता है उत्तरदायित्व। यह नाटक है। इस नाटक का लेखक जो है श्रीनिवास पानूरी है। चाबी काठी नाटक का प्रकाशक है बाली डी खोटा कमेटी बोकारो। और इस नाटक का प्रकाशन हुआ था 2006 ईस्वी में पानूर जी के 21वीं पुण्यतिथि पर। इस नाटक का संपादक एवं भूमिका लेखक है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। इस नाटक का जो प्रस्तावना दिए हैं वो है अर्जुन पानूरी। अर्जुन पानूरी श्रीनिवास पानूरी का बेटा रहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस नाटक का जो उद्गार लिखे हैं वो है रामलीला रवानी। रामलीला रवानी का ग्राम है झोपड़ो बोकारो। संपादक सहयोगी है श्याम सुंदर केवट रवि। चाबी काठी नाटक 20 दृश्यों में बांटा गया है। इस नाटक का प्रमुख पात्र है शंभू। यह एक क्रांतिकारी युवक रहता है। दूसरा प्रमुख पात्र है कालू राम। यह जमींदार और साहूकार रहता है। तीसरा पात्र है बाबा। यह गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है। चौथा पात्र है नाती। यह एक लड़का रहता है। पांचवा पात्र है राधो। यह एक शहरी युवक रहता है। छठा पात्र है रतिराम। यह भी एक शहरी युवक रहता है। संतू कालूराम का लठेत रहता है। सिंह जी कालूराम का लठेत रहता है। नौवां पात्र है श्रीपति। यह एक ग्रामीण रहता है। 10वां पात्र है फकीरा। यह कालूराम का मुंशी रहता है। 11वां पात्र है जादू। यह ग्रामीण रहता है। 12वां पात्र है मोती। यह चुटरा का बाप रहता है। 13वां पात्र है खेपा। यह ग्रामीण रहता है। 14वां पात्र है रोहन। यह कालूराम का बेटा रहता है। कालूराम का संतू और सिंह जी लठेत रहता है। कालूराम का रोहन बेटा रहता है और फकीरा मुंशी रहता है। कालूराम एक गांव का जमींदार रहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस पात्र का प्रमुख स्त्री पात्र, मतलब इस नाटक का प्रमुख स्त्री पात्र। स्त्री पात्रों में से पहली रहती है सुहागी या शंभू की माँ रहती है। दूसरी पात्र रहती है समरी या ग्रामीण रहती है। तीसरी पात्र है चुटरी माँ या विदूषक रहती है जो कि मोती की पत्नी रहती है। चौथा पात्र है दमयंती या शिक्षित युवती रहती है। और पांचवा पात्र है कर्मी या दलाल औरत रहती है। तो चलिए देखते हैं इस नाटक का पहला दृश्य शंभू घर से स्टार्ट होता है। शंभू से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। शंभू, ओह गरीबी क्या अभिशाप है। गरीब को सभी हीन दृष्टि से देखते हैं, तुच्छ समझते हैं। विद्या बुद्धि तेज सब इसके आगे बेकार है। सांप का विष झड़ सकता है लेकिन गरीबी का विष नहीं झड़ता। इस जवान को भी समय से पहले बूढ़ा कर देता है। इसके चलते मनुष्य को क्या नहीं करना पड़ता है। अबोध शिशु को गली गली भीख मांगना पड़ता है। हे भगवान, ये कौन पाप का प्रायश्चित है। मुझ जैसा गुणवान व्यक्ति को गरीब के आगे में झुलसना पड़ता है। ओह क्या आश्चर्य है। मूर्ख भी मुझे मूर्ख ही समझता है। जिसके पास 2 पैसे हैं वो खुद को भगवान समझता है, पुण्यवान समझता है। चलिए देखते हैं कुछ इसमें खोटा में भी कुछ दिया हुआ है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जनाति कुत्तम मनुष्यम। अर्थात स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जानते तो मनुष्य कहाँ से समझेगा। किंतु आज के समय में ये उक्ति कथन बेकार है। भगवान गरीब को मुंह क्यों दिया, इच्छा क्यों दिया, पेट क्यों दिया। राजा की बेटी या धनवान की बेटी भी तो कभी कभी सुंदर स्वस्थ युवक को अपना दृश्य देकर तृप्ति पाती है। निश्चय ही इसमें भेद है। चलो है इस भेद की खोज करके देखते हैं।
दूसरा दृश्य है, सोहागी से स्टार्ट होता है। सोहागी शंभू की माँ रहती है। सोहागी बोलती है, बेटा तुझे झूठ में इतना पढ़ाई रे, 10 वर्ष का भी नहीं था जब तुम्हारे पिता का देहांत हो गया था। तब मैंने हिम्मत किया, अपने ना खाकर तुम्हें खिलाया, सास ससुर के द्वारा दिया गया ज़मीन बारी बेच दिया। तब सोची थी तुम पढ़ो, तुम मनुष्य बनो, किंतु क्या। शंभू कहता है, किंतु क्या माँ, क्या अभी भी मेरा मनुष्य होने में कसर है? मानव धर्म पालन क्या हम नहीं कर रहे हैं? मैंने कभी तुम्हारा अपमान किया है, दुख दिया है? तुम्हें ही नहीं, गांव भर में किसी को भी मनुष्य होने के लिए हृदय चाहिए, दीन दुखी के ऊपर प्यार चाहिए, और नहीं तो मनुष्य और पशु में अंतर नहीं, मानुष और गौरू फरूक नहीं। आगे सुहागी कहती है, नहीं बेटा नहीं, तुम तो उल्टा समझ रहे हो। क्या मैं नहीं जानती? तुम्हारे जैसा गुणवान चरित्रवान बेटा पाकर मैं समय को भगवान समझती हूँ, किंतु आज ये युग में बचने के लिए रुपया चाहिए बेटा। आगे शंभू कहता है, रुपया मैं नहीं कमाता, रुपया नहीं होने पर मान नहीं सम्मान ही, किंतु क्या करे जब तक नौकरी नहीं मिलती। सोहागी कहती है, मैं तो नौकरी करने के लिए ही तो कह रही हूँ बेटा। शंभू, किंतु नौकरी मिले तब ना। सुहागी, इतना बड़ा कोयल फील्ड है, झरिया, धनबाद, सिंदरी, माराभारी, बोकारो में लाखों लाख लोग कमा सकते हैं, तो तुम्हारे लिए 150 का भी काम नहीं है। शंभू कहता है, कोल फील्ड यहाँ अफसर सभी अपने लोगों का पहले से ही नंबर लगा के बैठे हैं, तुम नहीं जानती माँ। सुहागी कहती है, हिम्मत मत हारो बेटा, एक बार जाकर देखो तो सही, यदि कोई बाबू भैया दया कर दे। अच्छा हम देखते हैं। शंभू का प्रस्थान होता है। इस तरह तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है। तीसरा दृश्य बाबा से शुरुआत होता है। बाबा कहते हैं, हम लोग ऐसे ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, इसी उम्र में क्या नहीं देखा, कितने लोग उजड़ गए और कितने लोग बन भी गए। नाती कहता है, और क्या क्या देखे हैं बाबा? बाबा, सुनो, स्थिर होकर सुनो। नाती, हाँ बाबा, कालूराम जब भीख मांगते मांगते जब यहाँ आया था तो तुरंत इतना बड़ा धनी कैसे हो गया? बाबा, वही बता रहा हूँ। पहले वह जिस दिन आया, शरीर पर ठीक से कपड़ा तक नहीं था, सड़क किनारे भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे बैठा था। ज्येष्ठ महीना का दिन, लूक लहर के चलते वह बेहोश हो गया था। तब हम लोग दौड़ दौड़ कर पानी पिलाए थे, फिर उसे होश आया था। महतो ने उसे गोरखिया के रूप में काम पर रखा था। धीरे धीरे 2-3 वर्ष में सूद पर रुपया लगाने लगा और 5 वर्ष होते होते दुकानदार बन गया। आज देखो कितनी। इस तरह तीसरा नाटक हम लोग तीसरा दृश्य समाप्त कर चुके हैं। चौथा दृश्य की ओर प्रवेश करते हैं। चौथा दृश्य शंभू से प्रारंभ होता है। शंभू कहता है, अब कहाँ जाएं? इतना बड़ा धनवाद, लेकिन जान पहचान का एक भी व्यक्ति नहीं जिसके पास खड़ा होकर 2 बात कर सके। एक चौधरी जी है, लेकिन वे तो गांव के तरफ देखते भी नहीं। एक बावर्ची है जिसका अपना ही ठिकाना नहीं चलते हैं। स्टेशन पर रात काटते हैं, किंतु सिपाही से अधिक परेशान तो मेरा पेट कर रहा है। आज बेचारा को कुछ नहीं दिए हैं। ओह, अब तो पेट का जलन नहीं सहा जाता। पूरे दिन तो पानी पी पी कर बिताए हैं, आज भीख मांगना पड़ेगा। किससे मांगे? कौन मेरे जैसे युवक को भीख देगा? झूठ में तो 2 बात कहेंगे। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं जिसे बेचकर पॉकेट में कलम है, इसी से मैंने BA पास किया है। ये तो मेरा प्रिय बंधु है, तो क्या इसे बेचना? चलिए, चौथा दृश्य हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। 5वां दृश्य में प्रवेश किए हैं। 5वां दृश्य एगो दुकानदार से स्टार्ट होता है। शंभू कहता है, शंभू भाई एक सवाल है। राधो,
सवाल बवाल रात में नहीं, तुम्हारे जैसा हट्टा कट्ठा आदमी को सवाल करते शर्म नहीं आती। शंभू, कुछ पहले तक शर्म आती थी, संकोच होता था, किंतु अब नहीं। रतिराम सामने ही खड़ा था, बोला, जी क्या बात है? शंभू, बात कुछ नहीं है साहब, आज दिन भर कुछ खाया नहीं, भूख से शरीर थरथर कांप रहा है, खड़ा नहीं रहा जा रहा था। रतिराम कहता है, कहाँ घर है जी? इस जिले के लगते हो? शंभू, हाँ बाबू, मैं इसी जिले का रहने वाला हैं। रतिराम, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, मेरे सामान को स्टेशन तक लेकर चले जाओ। शंभू, अच्छा बाबू। रतिराम, तुम पढ़े लिखे आदमी मालूम होते हो जी। शंभू कहता है, बीए पास हूँ बाबू। रतिराम, ऐसी बात है तो आओ मेरे साथ, छोड़ दो घर गठरी, कल से मेरे स्कूल में काम कर लो, 200 रुपया इन्हें घर भेज दो। अभी जब तक रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम मेरे स्कूल में रहो। चलिए देखते हैं छठा दृश्य में क्या होता है। छठा दृश्य कालूराम और संतू से स्टार्ट होता है। कालूराम, जाओ मंगला को बुला के लाओ, धान कोटे के हो गया है, लेकिन मेरे पैसों का चिंता नहीं। कालूराम फिर से कहता है, जाओ मंगला को बुला के लाओ, धान काटे का हो गया, लेकिन मेरे पैसों का चिंता नहीं। संतू, अच्छा मालिक। श्रीपति, जोहार मालिक। कालूराम, श्रीपति, आज बहुत दिन बाद? श्रीपति कहता है, हाँ मालिक, आज कल घर में नहीं रहता, इसलिए आना जाना थोड़ा कम हो गया है। कालूराम कहता है, और खेती बाड़ी? श्रीपति कहता है, भतीजा करता है। कालूराम आगे बोलता है, तो क्या, तो आज इधर कैसे? आगे श्रीपति कहता है, थोड़ा पैसा चाहिए मालिक, भतीजा का विवाह करना है। कालूराम, ज़रूर ज़रूर, मैं इस काम में बाधा नहीं डालूँगा, ये तो तुम्हारा ही घर है, जितना चाहो ले लाओ। इस गांव में मैंने किसे नहीं दिया है, पिछला कुछ बाकी है ना? श्रीपति, नहीं मालिक, मैंने तो पूरा वसूल कर दिया था, मतलब छेदाम वसूल कर देल हली। कालूराम कहता है, वसूल करने वाला वसूल कराए, खस्सी नहीं दिया होगा, मैंने तभी कह दिया था कि एक खस्सी लगेगा, नहीं तो खाता में नाम चढ़ता ही रहेगा। श्रीपति, नहीं मालिक, वो तो नहीं सकूँगा। कालूराम, नहीं कहने से कैसे चलेगा, हम लोग को यही तो लाभ है। कालूराम अपने मुंशी फकीरा को कहता है, इसे सादा कागज़ पर अंगूठा लगवा लो। फकीरा 4-5 कागज़ लेकर आता है। श्रीपति, कितना अंगूठा लगवाओगे बाबा? कालूराम, मैं तो कोई बेईमानी करता नहीं हूँ। श्रीपति, रुपयों को गांठ में बांध कर चला जाता है। श्रीपति रुपयों को गांठ में बांध कर चला जाता है। कालूराम मन ही मन, बहुत दिनों से इस पर मेरा नज़र है। तो चलिए हम लोग 7वां दृश्य को देखते हैं। 7वां दृश्य, कालूराम जनता के पास जाता है। कालूराम, भाई साहब, मैं मुखिया के लिए खड़ा हूँ, आशा है आप लोग मुझे वोट जरूर देंगे। जनता की सेवा वही कर पाता है जिसके पास लक्ष्मी माँ की कृपा है। मेरा दिल कितना उदार और दया से भरा हुआ है, ये आप लोग को बताना नहीं होगा। जादू बोलता है, मुखिया सरपंच एमएलए एमपी जो कह ले सभी आज पेट भरते हैं, जनता की चिंता किसी को नहीं। तो चलिए हम लोग 7वां दृश्य ख़त्म कर चुके हैं, अब 8वां दृश्य की ओर प्रवेश करते हैं। 8वां दृश्य में देखते हैं क्या क्या होता है। 8वां दृश्य रतिराम से प्रारंभ होता है। रतिराम कहता है, शंभू बाबू, आप कविता भी करते हैं, कल रात आपने गजब की कविता पढ़ी, मैं अवाक रह गया। शंभू, धन्यवाद सेठ जी, अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई, मैं अब नौकरी नहीं करूँगा, मैं गांव जाऊँगा और जनता जनार्दन की सेवा करूँगा। रतिराम, शंभू बाबू, आपके जैसा योग शिक्षक पाकर मैं अपनी स्कूल का भाग सराहता था, किंतु आज आप ये क्या बोल रहे हैं? शंभू, मैं ठीक ही कह रहा हूँ, मुझे गांव पुकार रहा है, गांव भूख प्यास से तड़प रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा,
यिद्दू मैं आपका ऋणी हूँ। आपने मुझे मुसीबत के समय मदद की है, शरण दी है, यह मैं नहीं भूलूंगा। रतिराम, जैसी आपकी मर्जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस तरह हम लोग ने देखा कि 8वां दृश्य को समाप्त कर चुके हैं। अब देखते हैं 9वां दृश्य में क्या होता है। 9वां दृश्य चुटरा और चुटरी से प्रारंभ होता है। मोती कहता है, देखो चुटरी माँ, मेरी अब वह दिन नहीं रहा जब मैं किरानी, अब मैं साहब हूँ। ऑफिस में मुझे सब साहब कहते हैं। चुटरा बाप कहने में से काम नहीं चलेगा, अब मुझे साहब कहना होगा। जल्द मेरा ट्रांसफ़र पटना होने वाला है। यदि वहाँ तुम मुझे चुटरा बाप बोलोगी तो लोग क्या कहेंगे? चुटरी माँ बोलती है, ओह अब आप साहब, लेकिन साहब क्या काले होते हैं? ऐसा साहब तो मैंने नहीं देखा है। मोती, देखो चुटरी माँ, ये हंसी मजाक मत समझो। मैं भी अब तुम्हें चुटरी माँ नहीं बोलूँगी, मैं तुम्हें मैम साहब कहकर बुलाऊँगी। चुटरी माँ कहती है, तो मैं मैम साहब कैसे बनूँगी? मोती कहता है, बनना ही पड़ेगा। तुझे ऊंची एड़ी का चप्पल पहनना होगा, हाथ में बैग रखना होगा, गाल पर पेंड्रम, होठ पर लिपस्टिक लगाना होगा। चुटरी माँ, लिपस्टिक क्या आलता? मोती, बुद्धू कहीं की, होठ रंगने का रंग जो तुम्हारा 7 पीढ़ी नहीं देखा है। इस बात को लेकर थोड़ी नोक-झोंक होती है। इसी के साथ यह दृश्य समाप्त हो जाता है। देखते हैं 10वां दृश्य में क्या होता है। 10वां दृश्य शंभू से प्रारंभ होता है। आगे शंभू कहता है, माँ, मैं अब नौकरी नहीं करूँगा, अब मैं गांव घर की सेवा करूँगा। गांव में काफ़ी गरीब भी है, रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरी है, शिक्षा के बिना लोग पशु के समान जी रहे हैं। मैं इनके लिए भोजन कपड़ा शिक्षा का उपाय करूँगा, इन्हें मनुष्य बनाऊँगा। अपना पेट तो कुत्ते भी भर लेते हैं। आगे सुहागी बोलती है, जैसा तुम्हारा मन तुम वैसा करो। अब आते हैं 11वां दृश्य में क्या होता है। 11वां दृश्य, खेपा, भगवान किसी को बेटा दे तो शंभू जैसा। वह रे बेटा, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद गांव की सेवा में लगा है, अपने साथ पूरे गांव का नाम रोशन किया है। पढ़ लिख कर लोगों की सेवा करता है। उस दिन रामू की पत्नी बीमार पड़ी थी, तब शंभू ने डॉक्टर बुलाकर इलाज करवाया। इतना ही नहीं, लड़कियों के लिए सिलाई बिनाई का व्यवस्था करवाया। आज उसी के प्रयास से गांव के बूढ़े भी पढ़ने लगे हैं। जब सोमरा का देहांत हुआ तो सारे लोग भोज खाने के लिए दांत बजाकर बैठे थे। चर्चा हो रही थी कच्चिया या पकिया भोज, लेकिन शंभू ने सबकी चाहत पर पानी फेर दिया, क्योंकि वह जानता था कि एक गरीब यदि भोजन भंडार के चक्कर में पड़ा तो उसका हालत और ख़राब हो जाएगा। इसलिए शंभू ने सबको फटकार लगा दिया। आगे खेपा कहता है कि शंभू अपने बाप दादा के नाम को रोशन कर दिया है। तो चलिए देखते हैं 12वां दृश्य। 12वां दृश्य समरी और शंभू से प्रारंभ होता है। समरी एक ग्रामीण रहती है। समरी कहती है, बाबू मैं एक गरीब विधवा हूँ। नुनुक बाप के भोज के समय 30 मन का खेत कालूराम को 7 वर्षों के लिए दिए थे, लेकिन 10 वर्ष बीत गया, अभी भी मुझे मेरा खेत नहीं लौटाया गया। मुझसे कहा जाता है कि मैंने अपने खेत को बेच दिया। कोई उपाय करे बाबू, कभी मैं भी मनुष्य थी। अब यह बोलते हुए समरी रोने लगती है। समरी फपकने लगती है। शंभू कहता है, ठीक है, तुम जाओ, मैं उपाय करूँगा। कल ही कालूराम से मैं भेंट करूँगा। इस तरह हम लोग 12वां दृश्य को ख़त्म कर चुके हैं। अब 13वां दृश्य में प्रवेश करते हैं। 13वां दृश्य मंगला और कालूराम से स्टार्ट होता है। मंगला कहता है, इस वर्ष तो रुपयों का जुगाड़ नहीं हो पाया मालिक। कालूराम कहता है, नहीं बाबू, वो सब नहीं सुनेंगे। जैसे भी हो मेरा रुपया वापस करो। मूलधन और ब्याज मिलाकर 500 रुपया हो गया है। मंगला कहता है, नहीं मालिक। कालूराम कहता है, सिंह जी, साले को घंटा देकर बाहर करो। सॉरी,
कालूराम, सिंह जी साले को घंटा देकर बाहर कर दो और कल इसका गाय बैल लेकर आओ। सिंह जी मंगला का हाथ पकड़कर खींचता है। मंगला का पारा चढ़ा और वो गरज गरज कर बोलना शुरू किया। मंगला बोलता, सूद 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 का सूद, फिर इसका सूद, फिर उसका सूद, सूद देते मेरे हाथों में घरठा पड़ गया, लेकिन इसका कर्ज समाप्त नहीं होता है। पिता का ऋण अभी भी मेरे माथे पर चढ़ा है। शंभू बाबू का नाम सुने हो कालू? तो देखते हैं 14वां दृश्य में। 14वां दृश्य कालूराम समरी शंभू से प्रारंभ होता है। समरी, मालिक मेरे जीवन के समरी बोलती है, मालिक मेरे ज़मीन से आपने बहुत दिनों तक खाया, अब वापस कर दीजिए। कालूराम आश्चर्य होकर कहता है, वो तुम्हारा ज़मीन कैसे? उसे तो मैंने ले लिया। कचहरी में ठप्पा लगाने के बाद कैसे तुमने रुपये लिए थे उसे भूल गई? उस समय भोज रुका हुआ था। बाहर जाती हो था नहीं, बाहर जाती हो या नहीं? शंभू, इसे बाहर जाना होगा। शंभू बोलता है, इसे बाहर जाना होगा। जो इसी गांव में जन्म लिया, जेकर साथ कुष्टिक हाड ये माटियाँ है, अर्थात जिसकी 7 पीढ़ियों की हड्डियाँ इसी मिट्टी में है, उसे बाहर जाना होगा। ये क्या कर रहे हैं कालू चाचा? कालूराम, ओह, तो तुम इसके पीछे हो, तभी तो सिंहेक आंगू कुकुर भूखे है। जमीन का पक्का सबूत है मेरे पास। चुनाव के बाद फुर्सत में तुम्हें बुलाकर सब समझा दूंगा। शंभू, अच्छा कालूराम, लेकिन ज़मीन तो छोड़ना होगा। देखते हैं 15वां दृश्य। कालूराम और धनीराम से प्रारंभ होता है। धनीराम, राम राम मुखिया जी। कालूराम, राम राम भाई। अरे रामा, थोड़ा पंचायत ऑफिस खोलो और चाय लेकर आओ, जिसे थोड़ा अधिक मात्रा में अदरक और तेजपत्ता डाल देना। धनीराम, नहीं नहीं, चाय नहीं। आपसे भेंट कर ली तो नहीं? बोलता है, नहीं नहीं, चाय नहीं। आपसे भेंट कर ली, नहीं तो आप कहते हैं घनीराम आया ही नहीं। आप तो जानते ही हैं, लोगों के कहने पर मुझे खड़ा होना पड़ा है, और मैं तो इसी थाने का निवासी हूँ। ज़रा ख्याल कीजिएगा, जितने से आप ही को लाभ होगा। घनीराम एमएलए चुनाव में खड़ा होता है। संतू, कांग्रेस के उम्मीदवार पंचानन बाबू का मीटिंग पिपरा टांड में है, आपको जाना होगा। 1 बजे गाड़ी आएगी आपको लेने। कालूराम मन ही मन, अच्छा भाई, कांग्रेस के हाथ में सरकार है, सिपाही है, पुलिस है, लाइसेंस है, परमिट, सब कुछ उसी के हाथ में है। नाम तो नहीं लेने का मन करता है, लेकिन कोई भी नहीं है, कोई उपाय भी नहीं है। बड़ी राड, मतलब बहुत राड मतलब होता है बदमाश। और 16वां दृश्य देखते हैं। 16वां दृश्य चुटरा और चुटरी से स्टार्ट होता है। मोती, देखो चुटरी माँ, फिर से चुटरी माँ। मोती, हाँ हाँ मैम साहब, अब बच्चों का भी नाम बदलना होगा। चुटरा, चुटरी, मुंडरी, गोबरा, गोबरी कहने से काम नहीं चलेगा। अब कहना होगा पिंटू, मिंटू, सीटू, इंटू, इंदू, टूडू। अब खोरठा, हिंदी, बांग्ला, फारसी से काम नहीं चलेगा। इसी बीच दमयंती का प्रवेश होता है। मोती बोलती है, और क्या खबर है दमयंती? सब ठीक है। आपने आज का पेपर पढ़ा है? मोती, नहीं तो क्या बात है? दमयंती, एक अजीब खबर छपी है। मोती, कैसे खबर आई है भाई? दमयंती, सुनाती हूँ। अमेरिका के कुत्ते सब राम राम बोलने लगे हैं। मोती, तो भौं भौं कौन करेगा? दमयंती, आप जैसे लोग तो विलायती भाषा बोली में अपनी समान देखते हैं। अब जाते हैं 17वां दृश्य में। 17वां दृश्य, एक सभा में शंभू का भाषण होता है। भाई लोग, हम लोग का घर द्वार नहीं नदी नाला पहाड़ पर्वत वन जंगल कुछ भी हमारा नहीं। यह धरती सोना उगलती है, फिर भी हम लोग दीन गरीब हैं। हम लोग के लिए सभी रास्ते बंद हैं।
हर तरफ नागफन उठाकर बैठा है। आज राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति नहीं है, केवल स्वार्थ है। हम लोग के लिए कौन प्रयास करेगा? दिल्ली में हमारा कोई नहीं, पटना में भी हमारा कोई नहीं जो हमारी सुख दुख का दुनिया को सुना पाएगा, जो हमारे अधिकारियों के लिए लड़े। विशाल भारत के मानचित्र पर हम लोगों को अपना स्थान बनाना होगा, मिलजुल कर रहना होगा, मालिक बनने नहीं। जब हम लोग का अपना क्षेत्र होगा तो इसका चाबी काठी मतलब कि मालिकाना हक हमारे हाथों रहेगा, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। भाई लोग, अब और समय नहीं है, अब एक मत होकर के आगे बढ़ो। जय हिंद। इस तरह 17वां दृश्य समाप्त होता है। 18वां दृश्य में देखते हैं। 18वां दृश्य में संतू और कालू राम से प्रारंभ होता है। कालू राम कहता है, संतू ये क्या हो रहा है? जो लोग मेरे सामने खड़ा नहीं होते थे, आज वही लोग आंख दिखा रहे हैं। संतू, मालिक आज देश का हवा खराब है, लोग महाजन सब के लूट रहे हैं। शंभू का प्रवेश होता है। शंभू, प्रणाम चाचा। कालू राम, क्यों आए हो शंभू? पूरे दल बल के साथ। शंभू, गांव में एक स्कूल बनाने की इच्छा है, आपको एक मोटी रकम देनी होगी। कालू राम, जैसी इच्छा, मैं तो कहता हूँ स्कूल के साथ अस्पताल के लिए भी प्रयास करो। शंभू, अच्छा तो आपके नाम कितना लिखें? कालू राम, 10 रुपये लिख लो। शंभू, 10 रुपये में कैसा होगा चाचा? ये ग्राम पूजा नहीं है कि 50 रुपये खर्च हो। कालू राम, जो तुम्हारी इच्छा लिख दो बाबू। शंभू, 500 रुपये चाचा। कालू राम, अच्छा, कल परसों आना मेरे घर। आखिर खाने वाला है कौन? एक बेटा है, वो भी कहीं चला गया है, और फिर धर्म भी तो होगा। 19वां दृश्य संतू, कालू राम, कर्मी, शंभू। कालू राम, जाब समरा और मंगला को बुला के लाओ, इस शंभू को रहने नहीं देंगे। संतू सलाम करके चला जाता है। कर्मी का प्रवेश। कर्मी बोलती, पैर लगती हूँ मालिक। कालू राम, कहाँ कर्मी, बैठो। इस नाटक में कर्मी को एक दलाल औरत के रूप में पेश किया गया है, जो कालू राम के लिए लड़कियों को फंसाने का काम करती है। संतू चला जाता है। उसी समय शंभू का प्रवेश होता है। शंभू, क्या बात है चाचा? कालू राम, कल सुबह एक मीटिंग बुलाओ, गांव के सभी लोगों को जमा करो, मुझे कुछ कहना है। तुम भी मनुष्य हो शंभू, तुम्हारा जीवन सार्थक है, आज ये मैं तुम्हारा शिष्य चला। शंभू, ये क्या कहते हैं चाचा? इतनी विरक्त मतलब अलगाव कैसे हो गया? कालू राम, इतने दिनों बाद मेरा नींद टूटा है। शंभू, दुनिया तो प्याज का छिलका है, सब कुछ है जनहित के लिए, लोगों के लिए। यदि कुछ किया जाए तो वही काम है। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी इतना समझता हूँ। शंभू, अच्छा चाचा, मैं तैयार हूँ, आपकी जो इच्छा। अब आते हैं विश्वदृश्य शंभू, कालू राम, गाँव के कुछ लोग, रोहन। कालू राम, इस गांव में 40 वर्ष पहले मैं आया था, भिखारी बन के, दर दर की ठोकरें खाते हुए। मुझे इस गांव में सहारा मतलब का शरण मिला। यहाँ के लोग बड़े सीधे सरल, प्रेम में डूबे हुए हैं, जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। देखते देखते मैं धनवान हो गया, खून का स्वाद पाकर और खूंखार हो गया। स्वार्थ में मैं इतना अंधा हो गया कि मनुष्य को मैं मूर्ख समझने लगा। दया धर्म छोड़ के छल, प्रपंच और लोभ का अपनाया। खूब लूटा, क्या नहीं किया, लेकिन आज मेरी आंखें खुल चुकी है। मैंने पाप किया है, अब इस पाप का प्रायश्चित करूंगा, इसके लिए काशी जाऊंगा। शंभू कहता है, नहीं, आपको काशी जाने नहीं मिलेगा चाचा, आप हम लोगों के बीच ही रहेंगे। आप बस इतना करें कि जैसे गांव वालों को एक मुट्ठी अनाज मिले, कैसे उनको न्याय मिले। इसी बीच रोहन का प्रवेश। रोहन, आज मैं समय को कालू राम का बेटा कहते गर्व कर रहा हूँ। एक दिन ऐसा था जब मैं अपने पदनियत मतलब खराब नियत बाप के उत्पीड़न से उब के घर छोड़ भाग गया था। आज मैं शंभू दादा से और
गांव वालों से निवेदन करता हूं कि मेरे बाप का पूरा संपत्ति गांव के हित में लगा दिया जाएगा। हम लोग मिलजुल कर खेती करेंगे और गांव को स्वर्ग बनाएंगे। कालूराम, लो शंभू, लो अपनी चाबी काठी लो। गांव वाले शंभू बाबू की जय, कालूराम की जय, रोहन की जय। इस तरह नाटक समाप्त हो जाता है। अगर दोस्तों इस तरह का और वीडियो आप लोग अगर चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।